के अंतर्गत अध्ययन करेंगे अरस्तु के न्याय संबंधी विचारों पर। प्लेटो के समान ही अरस्तु भी राज्य के लिए न्याय को बहुत महत्वपूर्ण मानता है। देखिए, जो ग्रीक विचारक थे या कह लीजिए कि ग्रीक राजनीतिक चिंतन में न्याय पर अत्यधिक चर्चा की गई है। इसका कारण यह है कि ग्रीक लेखक न्याय को राज्य का ही नहीं बल्कि समाज और व्यक्ति का आवश्यक गुण मानते हैं। देखिए, यदि हम न्याय का आधुनिक अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं तो न्याय का आधुनिक अर्थ अंग्रेजी के जस्टिस या अधिकार पर आधारित है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को न्याय देना, ठीक है, उसके अधिकारों की रक्षा करना, वो न्याय की श्रेणी में आता है। लेकिन ग्रीक लेखकों के लिए यह विधि के साथ नैतिकता और आचरण पर आधारित है। तो आज इस लेक्चर में हम अध्ययन करने जा रहे हैं अरस्तु के न्याय संबंधी विचारों का। अरस्तु ने न्याय की धारणा का प्रतिपादन प्लेटो से भिन्न रूप में किया है। जब हमने प्लेटो के न्याय संबंधी विचारों पर अध्ययन किया था तो प्लेटो के अनुसार न्याय से क्या अभिप्राय है। उसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपने कार्यों को करना और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करना न्याय है। लेकिन अरस्तु ने प्लेटो से भिन्न रूप में न्याय की धारणा का प्रतिपादन किया है। अरस्तु न्याय को सद्गुणों का समूह मानता है। उसका मानना है कि व्यक्ति के न्यायप्रिय होने के लिए यह आवश्यक है कि वह समुदाय के अन्य सदस्यों के प्रति अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करे, अर्थात वो आधुनिक अवधारणा के नितांत विपरीत न्याय को नैतिकता के साथ जोड़कर चलता है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में न्याय संबंधी विचारों का वर्णन किया है, लेकिन उसकी जो पुस्तक एथिक्स है उसमें उसने न्याय संबंधी अवधारणा का विशद व्याख्या की है। प्लेटो ने अपने न्याय संबंधी अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए वह न्याय को दो भागों में बांटता है, या हम कह सकते हैं कि वो न्याय के दो भेद करता है। पहला है पूर्ण न्याय और दूसरा है विशेष न्याय। पूर्ण न्याय को हम सामान्य न्याय भी कह देते हैं। सामान्य न्याय क्या है? अरस्तु के अनुसार सामान्य या पूर्ण न्याय संपूर्ण अच्छाई है। यह नैतिक गुण है। अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि वो न्याय को नैतिकता के साथ जोड़कर चलता है। वो कहता है कि ये सामान्य न्याय या पूर्ण न्याय, या हम कह सकते हैं जो कंप्लीट जस्टिस है, वो क्या है? वो संपूर्ण अच्छाई है। यह नैतिक गुण है, यह सार्वजनिक भलाई है, सद्गुण है, अर्थात इसमें व्यक्ति केवल स्वयं की भलाई का चिंतन नहीं करता बल्कि वह अपने पड़ोसियों की, वह दूसरों की भलाई का चिंतन भी करता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि पूर्ण न्याय नैतिक गुणों और चरित्र की श्रेष्ठता का नाम है, और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ अपने संबंधों में नैतिक गुणों का जब पालन करता है तो वो पूर्ण न्याय या सामान्य न्याय कहलाता है। आप देखिए कि यदि मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ अच्छा हो तो ये मेरा कर्तव्य है कि मैं दूसरों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करूं। अर्थात एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के साथ अपने संबंधों में जब नैतिक गुणों का पालन करता है तो वो अरस्तु की दृष्टि में सामान्य न्याय या पूर्ण न्याय की श्रेणी में आता है। न्याय का दूसरा रूप है विशेष न्याय। विशेष न्याय का संबंध यद्यपि सद्गुण और भलाई से है,
लेकिन इसको भी वो विस्तार से वर्णन करते हुए दो भागों में बांटता है। देखिए, जो विशिष्ट न्याय है वो अच्छाई के लिए किसी विशिष्ट रूप को ही अभिव्यक्त करता है, अर्थात यह विधि से संबंधित है। यह सामाजिक व्यवहार संहिता है। ठीक है, इसे वह दो भागों में बांटता है। एक कहलाता है वितरणात्मक न्याय और दूसरा है सुधारात्मक न्याय। अब देखिए कि वितरणात्मक न्याय क्या है। वितरणात्मक न्याय का संबंध राज्य के पदों, सम्मानों, पुरस्कारों और अन्य लाभों के वितरण से है। अर्थात राज्य के द्वारा जो पद, पुरस्कार या जो लाभ का वितरण किया जाता है वो वितरण समानता के आधार पर नहीं बल्कि योग्यता और क्षमता के आधार पर होना चाहिए। इसे हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि यह प्रत्येक व्यक्ति को समाज के सदस्य के रूप में उसका उचित भाग प्रदान करता है। अर्थात यदि कोई किसी को महत्वपूर्ण राजनीतिक पद देना है, किसी को सम्मानित करना है या कोई लाभ देना है या पुरस्कार देना है, तो उसका जो बंटवारा है वो न्यायपूर्ण रीति से या न्यायपूर्ण नीति से होना चाहिए। अब न्यायपूर्ण नीति क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को इन लाभों का बंटवारा उनकी योग्यता और क्षमता के आधार पर होना चाहिए। अरस्तु की मान्यता है या अरस्तु की सोच है कि ये जो वितरणात्मक न्याय है ये क्या है, यदि इसमें ढंग से बंटवारा नहीं किया जाता, ठीक है, यदि इसमें कोई विषम वितरण किया जाता है तो ये राज्य में असंतोष उत्पन्न होने का एक कारण माना जाएगा और जिससे क्रांति को बढ़ावा मिलेगा या क्रांति को ये जन्म देता है। अरस्तु ने इसके बारे में कहा है कि राज्य के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए योगदान के अनुपात में प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा अधिकार की प्राप्ति, अर्थात राज्य में पदों और सम्मानों का वितरण जन्म, धन, स्वतंत्रता और समानता के आधार पर नहीं होना चाहिए बल्कि सद्गुण के आधार पर होना चाहिए। जिससे क्या अभिप्राय निकलता है कि नैतिक, बौद्धिक और सैनिक योग्यता और क्षमता के आधार पर होना चाहिए। देखिए, व्यक्ति में जैसी योग्यता है, जैसी क्षमता है, उस आधार पर राज्य में पद और लाभों का वितरण होना चाहिए। वर्तमान समय में विश्व के अधिकांश देशों में लोकतंत्र है। यद्यपि लोकतंत्र समानता के अधिकार का समर्थन करता है, लेकिन समानता का अभिप्राय यह नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति समान है। समानता का अभिप्राय ये है कि यदि हम में योग्यता एक जैसी है तो फिर पदों के वितरण में किसी प्रकार का भेदभाव न हो, सरकार का रवैया पक्षपातपूर्ण न हो। लेकिन मान लीजिए एक व्यक्ति योग्य है, दूसरा अयोग्य है, तब पद या लाभ का वितरण समानता के आधार पर नहीं होगा। तो आप समझ गए होंगे कि अरस्तु वितरणात्मक न्याय में क्या समझाना चाह रहा है कि राज्य में पदों और सम्मानों का जो वितरण है वो किसी जन्म या समानता या स्वतंत्रता के आधार पर नहीं बल्कि उसकी बौद्धिक और सैनिक योग्यता और क्षमता के आधार पर होना चाहिए, जिसे वो सद्गुण का नाम भी देता है। सेकंड आता है सुधारक न्याय। सुधारक न्याय का संबंध नागरिकों के पारस्परिक संबंधों से है। देखिए, जो वितरणात्मक न्याय है, वितरणात्मक न्याय का संबंध राज्य और व्यक्ति के बीच में है, और जो सुधारक न्याय है, सुधारक न्याय का संबंध नागरिकों के पारस्परिक संबंधों से है। यह राज्य और व्यक्तियों के मध्य संबंधों से संबंधित नहीं है।
इसका मूल उद्देश्य है नागरिकों की जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता की रक्षा करना। देखिए, इसको भी वो दो भागों में बांटता है, एक है ऐच्छिक, दूसरा है अनैच्छिक। अरस्तु कहता है कि नागरिक अपने दैनिक जीवन में पारस्परिक लेन देन के लिए स्वेच्छा से अनेक प्रकार के समझौते करते हैं। अनेक बार इन समझौतों का समुचित पालन नहीं होता। जब राज्य समझौते की उल्लंघना करने वाले को दंडित करता है, अर्थात उसका सुधार करता है, तो उसे ऐच्छिक सुधारात्मक न्याय कहते हैं। और दूसरी ओर अनेक बार नागरिक एक दूसरे को कष्ट पहुंचाने के उद्देश्य से धोखा, चोरी, डकैती, मारपीट, हत्या इत्यादि करते हैं, तो वो ये सब कार्य के अनैच्छिक। और जब राज्य अपराध करने वाले को दंडित करता है तो उसे अनैच्छिक सुधारात्मक न्याय कहते हैं। अब सुधारात्मक न्याय से क्या अभिप्राय निकलता है? यह एक नागरिक के दूसरे नागरिकों के साथ संबंध को नियंत्रित करता है और राज्य के नागरिकों के पारस्परिक व्यवहार में जो बुराइयां उत्पन्न हो जाती हैं उन्हें दूर करता है। और इन बुराइयों को किसके द्वारा दूर किया जाता है? राज्य के द्वारा दूर किया जाता है, अर्थात राज्य व्यक्ति में सुधार लाने का प्रयास करता है। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे सुधारक न्याय कहा जाता है। तो ये है अरस्तु के न्याय संबंधी विचार। अरस्तु न्याय को सद्गुणों का समूह मानता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले वो न्याय को दो भागों में बांटता है, सामान्य न्याय और विशेष न्याय। ठीक है, सामान्य न्याय से तात्पर्य है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के साथ अपने संबंधों में नैतिक गुणों का पालन करे। और विशेष न्याय का क्या संबंध है? जब हम किसी व्यक्ति में विशेष रूप से सुधार लाने का प्रयास करते हैं और उसके साथ न्यायोचित व्यवहार करते हैं। इसके ये दो भाग हो गए, वितरणात्मक न्याय और सुधारक न्याय। वितरणात्मक क्या है? राज्य के द्वारा पदों का बंटवारा समानता के आधार पर न करके योग्यता और क्षमता के आधार पर करना। और सुधारक न्याय से क्या अभिप्राय हो गया? यह एक नागरिक के दूसरे नागरिकों के साथ संबंध को नियंत्रित करता है और राज्य के नागरिकों के पारस्परिक व्यवहार में जो बुराइयां उत्पन्न हो जाती हैं उन्हें दूर करता है। अब अरस्तु के जो न्याय संबंधी विचार हैं वो वास्तव में न्याय संबंधी विचार कम, नैतिक विचार अधिक प्रतीत होते हैं। तो इसकी कई विचारकों ने इसकी आलोचना की है। अरस्तु के न्याय संबंधी विचारों की प्रथम आलोचना क्या है? कि उसकी न्याय अवधारणा नैतिक अधिक है और वैधानिक कम है। यह कोई कानूनों का पालना का कोई सिद्धांत नहीं है। यह न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णयों का सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह एक नैतिकता का सिद्धांत है। अरस्तु ने न्याय का अर्थ सदाचार से लिया है। एक व्यक्ति कितना सद्गुणी और सदाचारी है, इसी के आधार पर राज्य का उसके प्रति व्यवहार और समाज में उसका स्थान निर्धारित किया जाता है। दूसरी आलोचना क्या की जाती है कि जो वितरणात्मक न्याय का व्यवहार में क्रियान्वयन असंभव है, क्योंकि अरस्तु के वितरणात्मक न्याय की धारणा को राज्य चाहते हुए भी सभी नागरिकों को उनकी योग्यता और योगदान के अनुपात के आधार पर निर्धारित नहीं कर सकता। देखिए, समाज का एक वर्ग ऐसा होता है जो बहुत पिछड़ा हुआ होता है, तो उसे आगे लाने के लिए उन्हें कुछ विशेष रियायतें भी देनी पड़ती हैं। तो इसलिए वितरणात्मक न्याय हर परिस्थिति में लागू नहीं हो सकता। और तीसरी आलोचना यह की जाती है
कि योग्यता का निर्धारण करना कठिन है। देखिए, आधुनिक युग में योग्यता का अर्थ है इंटेलिजेंट, यानी कि तेज बुद्धि, तेज दिमाग। लेकिन अरस्तु ने योग्यता का अर्थ सद्गुण या नैतिक चरित्र से लगाया है, और उसको परिभाषित करना अत्यंत कठिन कार्य है। और कुछ आलोचक तो ये भी कहते हैं कि अरस्तु का जो न्याय है वो धनिकों का विशेषाधिकार है, क्योंकि जो वितरणात्मक न्याय है वो धनिकों को ही प्रदान होता है। क्योंकि अरस्तु ने अपने विभिन्न विचारों में केवल, जैसे मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में भी बताया था कि अरस्तु नागरिक किसको मानता है, जो राज्य कार्यों में भाग लेते हैं। और जो राज्य कार्यों में, इसमें वो स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े, मजदूर, गरीब, किसान वर्ग को वंचित कर देता है। और ये जो पदों का बंटवारा है राज्य के द्वारा, वो तो केवल किसको होगा, नागरिकों को। और नागरिक कौन है, नागरिक वे व्यक्ति हैं जो धनिक हैं। निर्धन वर्ग को वो एक तरह से इन समस्त लाभों से वंचित कर देता है। तो ये इसकी आलोचना की जाती है अरस्तु के न्याय सिद्धांत की, कि वो धनिकों का विशेषाधिकार है। ठीक है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि चाहे इसकी आलोचनाएं की जाती हैं, यह सत्य है कि अरस्तु का न्याय सिद्धांत कानूनी कम, नैतिक अधिक है। लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि एक अच्छे और लोक कल्याणकारी राज्य के लिए यह आवश्यक है कि वह सामाजिक दृष्टि से संतुलन व्यवस्था स्थापित करने के लिए अपने पदों और पुरस्कारों का अपने नागरिकों में न्यायोचित वितरण करे। यदि राज्य पद, लाभ और सम्मान या पुरस्कारों का न्यायोचित वितरण नहीं करता, तो इसमें कोई शक नहीं है वो सरकारें अधिक समय तक कार्य नहीं कर सकती, या हम कह सकते हैं कि वो राज्य क्रांति के शिकार हो जाते। ये थे प्लेटो का न्याय सिद्धांत।